नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। सीकर लोकसभा क्षेत्र राजस्थान का शेखावाटी इलाके में आता है और यहां के लोकसभा के सांसद सीपीआईएम के अमरा राम इस वक्त हमारे साथ हैं। कॉमरेड अमरा राम का हम स्वागत करते हैं न्यूज 24 पर और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस लोकसभा में जब वो चुनकर पहुंचे हैं सांसद बनकर, बहुत लंबा इतिहास है उनका कि वो बहुत लंबे संघर्ष के साथ राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद उन्होंने सरपंच, विधायक, छात्र संघ की राजनीति और आखिरकार देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे हैं। अमरा राम जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। धन्यवाद। अमरा राम जी, आपका न्यूज 24 पर आज स्वागत है। लोकसभा में पहुंचे हैं आप, पहली बार लोकसभा पहुंचना हुआ है। इससे पहले आप 4 बार विधानसभा पहुंचे हैं। छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत की। सीकर शेखावाटी वो इलाका है जहां से लोकसभा के सांसद चुनकर बलराम जाखड़ 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने। ये वही इलाका है जहां की बहू राष्ट्रपति बनी और राज्यपाल भी बनी। जी हाँ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसी शेखावाटी से आती है। भैरव सिंह शेखावत इसी शेखावाटी से आकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने और देश के उपराष्ट्रपति भी बने। शेखावाटी की जमीन में बहुत जबरदस्त राजनीतिक पोटेंशियल है और इसीलिए राजस्थान के इसी शेखावाटी इलाके से सीकर से जुड़ा हुआ झुंझुनू जो है इलाका, वहां से हमारे साथ हमारे राजस्थान में उप मुख्यमंत्री रही कमला बेनीवाल और स्पीकर बनी जो है सुमित्रा सिंह। तो शेखावाटी की 2 लोकसभा क्षेत्र हैं और 2 लोकसभा क्षेत्र में सीकर खास करके जो किसानों, दोनों ही लोकसभा क्षेत्र वैसे तो बहुत पोटेंशियल है, पॉलिटिकली बहुत लंबा इतिहास है। आर्य समाज से लेकर किसान आंदोलन दोनों यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर जागरूकता अभियान चले। किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले कॉमरेड अमरा राम देश की संसद में पहुंचे हैं। आज न्यूज 24 पर हमारे साथ हैं। स्वागत है अमरा राम जी आपका। धन्यवाद आपको भी, न्यूज 24 को। अमरा राम जी, देश की संसद में आप पहुंचे हैं। किसानों के हितों को लेकर आपका लंबा इतिहास रहा है। छात्र राजनीति से आप आए हैं। संसद में जब शपथ ली आपने, अभी तक सरपंच भी बने, विधायक भी बने और सरपंच से शुरुआत करके लोकसभा के सांसद के रूप में, तो ये अनुभव आपका, आपके संघर्ष का पूर्ण परिणाम तक पहुंच गया है। निश्चित रूप से जो संघर्ष ही का नतीजा है। कॉलेज छात्र जीवन से श्री कल्याण कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष, सरपंच, विधायक, लगातार 4 दफा और अभी संसद में आम आवाम की आवाज़, किसान, मजदूर, नौजवान की आवाज़ उस प्लेटफार्म तक, आम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में, और सरकार नहीं सुनती है तो जनता को साथ लेकर सुनाने का काम करती है। निश्चित रूप से बहुत ही सर्वोच्च हमारी संस्था है जनतंत्र की, संसद, उसमें पहुंचने का काम हुआ। जी अमरा राम जी, जब आप संसद पहुंचे, शपथ ली, लोकसभा के सांसद के रूप में बैठे वहां पर सदन के भीतर और बड़ा मजबूत विपक्ष भी, तुलनात्मक रूप से इस बार काफी मजबूत विपक्ष है, तो आपका व्यक्तिगत अनुभव सांसद बनकर संसद में कैसा रहा, जरा हमें बताइए। अपने तमाम उन लोगों को भी जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपको चुनकर सांसद बनाकर वहां पर भेजा। ऐसा है कि 10 साल में जो जिस आशा के साथ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को लोगों ने समर्थन दिया था, वो भी 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया था, और इस आशा के लिए साथ दिया था किसान का, मजदूर का, नौजवान का, आम देशवासी को जो सपने दिखाए गए, काला धन 100 दिन में ला करके 15 लाख हर देशवासी के खाते में, हर साल 2 करोड़ को नौकरी, किसान को एमएसपी, ये सब जो बात दिखाए गए,
और काम 10 साल में इस कुशासन में उल्टा किया गया। सबसे पहले तो 2014 में बढ़ते ही किसान की भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए, उसमें पार नहीं पड़ी तो फिर काले कानून, कृषि से संबंधित 3 काले कानून लेके आए, जिनके खिलाफ लगातार 1 साल से ज्यादा समय तक इस देश के संपूर्ण किसान संगठन और किसान लड़ते रहे और आखिर में जाकर के काले कानून वापस लिए और बाकी मांगों के लिए लिख करके आश्वासन दिया कि इनको भी हम पूरा करेंगे। लेकिन 9 दिसंबर 2021 से आज 2024 आ गई है, लेकिन अभी तक एक भी वायदे पे एक कदम भी आगे चलने की बजाय पीछे चलने का काम किया है। और मैं समझता हूँ 2 लोकसभा चुनाव 14 और 19 में हालत ये थी कि प्रतिपक्ष का नेता के लिए 10% सीटों की आवश्यकता होती है और प्रतिपक्ष का नेता भी संख्या बल के आधार पर नहीं था, लेकिन अभी प्रतिपक्ष का नेता भी है और 235 प्रतिपक्ष में सांसद भी, और वो मजबूत सांसद है जो जनता की आवाज इस देश की संसद में सरकार तक पहुंचाने में सक्षम है। बहुत मजबूती के साथ पूरे देश की आम आवाम की आवाज है। जिन नीतियों से देश की बड़ी बड़ी कंपनी मालामाल हुई और देश का किसान, जवान, व्यापारी, महिला, दलित सब बेहाल हुए, निश्चित रूप से ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक मैं समझता हूँ ये बेहतरीन अनुभव है कि वो लड़ाई और तेजी से आगे बढ़ेगी। आम जन सड़क पे लड़ेंगे, कंधा से कंधा मिला के सड़क पे लड़ेंगे और संसद में लड़ेंगे। जी, जिस संसद में आप ये लड़ाई लड़ेंगे मजबूत विपक्ष के साथ, विपक्ष का नेता कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में, मैंने ये सवाल जो आपके बहुत बड़ी संख्या में सीकर जिले में आपके समर्थक हैं, किसान वर्ग है, सीपीआईएम सीकर में, राजस्थान में अपनी जड़ों को मजबूत करने में अगर सफल हुई है तो उसमें एक बड़ा कारण और बड़ा नाम कॉमरेड अमरा राम का है। मेरा सवाल ये आपसे कि देश की संसद में आपका कॉमरेड अमरा राम का, क्योंकि आप तो जमीन पर हुक्का पीने वाले किसानों के हितों की बात करने वाले हैं, संसद में जब आप पहुंचे लोकतंत्र के मंदिर में तो आपको पहली बार कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया हुआ। 13 महीने तक देश की सरकार किसान और किसान जिस ट्रैक्टर पे सवार होके आया था उसको देश की राजधानी में नहीं घुसने दिया। और मैं समझता हूँ पहले दिन जब देश की संसद चली शपथ के लिए तो वो किसान भी गया और वो ट्रैक्टर भी गया और देश की संसद के दरवाजे तक गया। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा एक संदेश सरकार को भी है और लड़ने वाले और मेरे को देश की संसद में भेजने वालों के लिए भी एक बहुत ही सुकून का क्षण था कि वो किसान भी नरेंद्र मोदी के सामने संसद में एकदम सामने है और वो ट्रैक्टर भी देश की संसद के दरवाजे तक गया है। ये मैं समझता हूँ सरकार को और उस किसान को दोनों को संदेश है कि किसान जो किसान भी है और बहुमत मतदाता भी है देश का, तो जनतंत्र में अमरा राम जी, जब आप ये कहते हैं कि ट्रैक्टर वहां गया, अगर आप वहां पहुंच गए तो आप साइकिल से जाएं, गाड़ी से जाएं, बस से जाएं, उस ट्रैक्टर की जो आपने संदेश देने की कोशिश की थी ट्रैक्टर के माध्यम से, आपका पहुंचना ही अपने आप में संदेश नहीं था। आपको उस दरअसल मतलब जो एक प्रमोशनल तस्वीर की वहां पर जरूरत अमरा राम को थी क्या? अमरा राम तो जा ही रहा था, लेकिन ट्रैक्टर को भी रोका और अमरा राम जैसे किसानों को भी रोका, इसलिए अमरा राम को तो सर्टिफिकेट देके भेजा है। तो मोदी को चैलेंज था कि आप रोक के बताए और उस ट्रैक्टर को भी रोक के बताए, क्योंकि आज नई दिल्ली में जहाँ संसद स्थित है वहाँ किसान का ट्रैक्टर नहीं जा सकता। तो बड़ी बड़ी मशीनें जा सकती हैं, बड़े बड़े ट्रक जा सकते हैं, लेकिन किसान का ट्रैक्टर नहीं जा सकता। इसलिए ट्रैक्टर वहां तक ले जाने का ये संदेश सरकार। आपको नहीं लगता ट्रैक्टर की जगह तो खेतों में है? लोकसभा के वहां उस रास्ते पर ट्रैक्टर की जगह नहीं है।
वहां पर आप पहुंच गए, वो अपने आप में उस सोच, उस विचार का प्रतिबिंब है, आपको नहीं लगता? ऐसा है, संसद में बैठने वाले ही किसान की उस ट्रैक्टर से बोई हुई फसल, पैदा की हुई फसल ही खा के जिंदा रहते हैं। किसी फैक्ट्री में रोटी पैदा नहीं होती है, किसी फैक्ट्री में सब्जी और दूध पैदा नहीं होता है, वो किसान के खेत में ही पैदा होता है। और वो खा के 140 करोड़ लोग जिंदा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, और चाहे संसद में बैठने वाले लोग। अगर रोटी नहीं मिलेगी तो संसद में आवाज, किसी भी सांसद है उनकी आवाज बाहर नहीं निकलेगी। जी, अमरा राम जी, राजनीति में हार और जीत चलती रहती है, लेकिन आपकी इस जीत की चर्चा बहुत ज्यादा हुई, पूरे देश में हुई। सीकर लोकसभा सीट का अपना एक इतिहास है, यहाँ से बड़े-बड़े दिग्गज बाहर से आए, राजस्थान के बाहर से, और उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते, बड़े पदों पर भी पहुंचे। आप इस बार अपनी जीत का श्रेय किसको देते हैं? सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं अपनी जीत का? सबसे बड़ा कारण ये चुनाव यहाँ की जनता ने लड़ा है, जो पिछले 40 साल में मेरे साथ विद्यार्थी जीवन से लेके आज तक जो संघर्ष किया, उस संघर्ष की जीत है और उस आम जनता की जीत है, जिन्होंने तन से, मन से और धन से ये 18वीं लोकसभा का चुनाव सीकर संसदीय क्षेत्र में लड़ा और एक जीत, बहुत ऐतिहासिक जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी 2019 में करीब 3 लाख के करीब से जीती हुई थी, और अभी 73,000 समथिंग से उनको कवर करते हुए आगे जीत हासिल की है। तो उन तमाम संघर्षों को, और संघर्ष के साथ साथ इस चुनावी संघर्ष में जनता ने ये चुनाव लड़ा है, अमरा राम ने नहीं, जनता ने लड़ा है, इसलिए जीत भी उस जनता की है संघर्षों में अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रही है। अमरा राम जी, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर जब ये कहता है कि ये चुनाव जनता ने लड़ा, इसका मतलब क्या ये समझा जाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर की ताकत कम हो गई और जनता को आना पड़ा? ऐसा है, जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है। नेता जनता को नहीं बनाते, जनता नेता को बनाती है। तो ये किसी को भूल हो कि जनता से ऊपर नेता है, एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये जनता से ऊपर है। जनतंत्र में सार्वभौम कोई है तो वो मतदाता जनता है। वही तो अमरा राम जी, जब आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता है और जनता ने आपको जिताया है, तो इससे पहले जितनी बार आपकी हार हुई, वो हराया भी जनता ने ही आपको? बिल्कुल जनता नहीं हराया। भाई जनता ने वोट नहीं दिया तो निश्चित रूप से जनता ने हराया है, तो स्वीकार करते हैं। जनतंत्र में हार भी होती है और जीत भी होती है, और जो जीत से इतना ज्यादा खुश हो, हार से मायूस हो, उसको राजनीति में आना भी नहीं चाहिए। ये जनता है, ये जिताती भी है और हराती भी है। बिल्कुल, और इसका अनुभव आपको जितना है, बहुत कम राजनीतिज्ञों को होगा। कितनी बार आप लोकसभा का चुनाव लड़े और कितनी बार जीते और कितनी बार हारे, अमरा राम जी? मैं समझता हूँ 7 चुनाव मैंने लोकसभा के लड़े हैं, 7वें में मैं जीता हूँ। अब सवाल, बाकी नेता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अपने लिए चुनाव लड़ते हैं, और अमरा राम जिनके लिए, किसान, जवान, मजदूर के लिए, महिला, शोषित पीड़ित के लिए तो लड़ाई लड़ता है, उन्हीं के लिए चुनाव लड़ता है। और चुनाव इसलिए लड़ता है कि वो सड़क पे सम्मान की, किसान की, जवान की, आम आदमी की जो संघर्ष की आवाज है, उस प्लेटफार्म विधानसभा और लोकसभा में पूछे, जहां भाग्य का फैसला होता है। इस देश के 140 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला देश में होता है कि देश का खजाना 90% लोगों के लिए खर्च होगा या 10% लोगों के लिए खर्च होगा। ये मैं समझता हूँ केवल देश की संसद में होता है, इसलिए तय रूप से वही सर्वोपरि है और उन्होंने जिता जी। के भेजा इसके लिए। अमरा राम जी, जब आप लोकसभा का चुनाव 7 बार लड़े और 6 बार हार गए, 7वीं बार आप जीत पाए हैं लोकसभा का चुनाव। 6 बार हार का कारण क्या मानते हैं आप?
कारण लोगों को ये नहीं लगा। मैं समझता हूँ एक दफा तो बहुत मार्जिनली रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, जीतता है वही सिकंदर है। जनता को, पूरी जनता को नहीं समझा पाए, और समझी जब बहुत ही मजबूत। जब आप देखिए 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने 25 की 25 सीटें जीती थी, और अब की बार 25 में से 11 भारतीय जनता पार्टी ने विरोधी दलों को देने का काम किया। जी। तो आप ये मानते हैं कि ये जो जीत है आपकी, दरअसल ये जीत नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो माहौल बना उसकी जीत है, या कांग्रेस पार्टी ने जितनी ताकत राजस्थान में लगाई उसकी वजह से आपकी जीत भी सुनिश्चित हो पाई? ऐसा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा बढ़ा है। और जहां तक ये बात सही है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन बना, लेकिन अगर राजस्थान की आप बात देखेंगे तो 3 दल जो कांग्रेस पार्टी से छोटे दल हैं, जिनको एक एक सीट, 3 सीट दी गई, उनकी स्ट्राइक रेट तो 100%, और बाकी 22 सीटें लड़ी कांग्रेस ने, उनकी स्ट्राइक रेट है 8, मतलब 1/3 के करीब है। तो आप अंदाजा कीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने 50 साल तक शासन किया है, इसलिए जो गुस्सा उनके शासन काल का है, निश्चित रूप से कांग्रेस पे भी। जी। जी, लेकिन अंगाराम जी, जितनी बार इससे पहले आप चुनाव लड़े, 6 बार हारे, तब तो कांग्रेस ने ही आपको हराया। बिल्कुल, मैं भी 4 दफे विधानसभा में गया हूँ कांग्रेस और बीजेपी को हरा के। बिल्कुल। ये तो राजनीतिक परिस्थितियां हैं। एक परिस्थितियां थी 77 तक कि एक छत्र कांग्रेस का राज था, तो जितने भी जो लोग थे निश्चित रूप से गठबंधन करके कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे। आज कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो कॉर्पोरेट और फिरका प्रस्त का गठबंधन है। मतलब आप देखिए 10 साल में सबसे ज्यादा फायदा इस सरकार में किसको हुआ है? गौतम अडानी को। तो 2014 में सैकड़ों, ये मानिए कि 400 देश के अरबपतियों में भी उसका नंबर नहीं था, और आज वो देश के सर्वोच्च सबसे धनाढ्य व्यक्ति है। तो 10 साल में किसको सबसे ज्यादा का सरकार का फायदा हुआ? अंबानी अडानी को। और आम जनता, किसान कर्जदार, नौजवान बेरोजगार, व्यापारी बेहाल, मतलब बड़े बड़े लोगों को माला माल किया और आम जनता को बेहाल किया। तो निश्चित रूप से ये हाल है। जी। जी, तो अंगाराम जी, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो माहौल है, उसकी वजह से आज कांग्रेस को लोगों ने आपके साथ स्वीकार कर लिया। अब आप कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की जो वर्कर है, टीम है, उनके साथ मिलकर इस लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे आप सीकर लोकसभा के लिए अगले 5 सालों में? सबसे पहला तो है लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था। सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की समस्या है, अग्निवीर की जवानों के सामने समस्या है। इस सीकर ही नहीं, देश के किसानों के सामने कुछ भी फसल पैदा करता है उसकी भाव की गारंटी का कानून हो, अग्निवीर वापस हो, श्रमिकों के खिलाफ 44 जो उनके हक के कानून थे उनको समाप्त करके 4 मजदूर संहिताएं बना दी गई है, वो समाप्त हो, वो श्रमिकों के हितों के 44 कानून वापस हो। इस संघर्ष को सड़क से संसद तक आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और सरकार को इस बात के लिए जनता बाध्य करेगी कि जनता के खिलाफ बनाए हुए, आम जनता के खिलाफ बनाए हुए काले कानून वापस हो। जी। जी, तो ये तो हुए राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे। अपने लोकसभा क्षेत्र की प्राथमिकताएं जो हैं, वो क्या हैं आपकी? लोकसभा का बताया ना मैंने, पेयजल सबसे प्रमुख है, हम्म। बेरोजगारी प्रमुख है, और किसान के भाव का जो सवाल संसदीय क्षेत्र का है वो पूरे देश का है। एक संसदीय क्षेत्र में बाकी भी विकास में, जिस तरह से आपने कहा 18 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें चौथा व्यक्ति है जो यहाँ जन्म करके बड़ा होकर के देश की संसद में पहुंचा। तो आप अंदाजा कीजिए, यहाँ से लोकसभा के स्पीकर भी रहे, उप प्रधानमंत्री भी रहे, विकास मंत्री,
विकास मंत्री रहे, लेकिन आज भी वो औद्योगिक विकास के लिए तरस रहा है, पीने के पानी के लिए तरस रहा है, लोगों के रोजगार के लिए तरस रहा है। इसलिए उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनके लिए समाधान करने की प्राथमिकता है लेकिन छात्र के सत्ता लिए। उनकी है जो आपको लगता है कि सही काम नहीं कर रहे हैं, आप विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में रहकर कैसे तो आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे, कैसे आप पानी लाएंगे, क्योंकि ये सब करना तो सत्ता पक्ष को है। तो ऐसे में आप अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे इन परिस्थितियों में? मैं तो ये समझता हूँ काले कानून देश की संसद ने बहुमत से किया था, किसानों के लिए काले कानून, और वापस लेने पड़े ना। हम तो सत्ता में नहीं थे, हम संसद में नहीं थे, हम तो सड़क पे थे। इसलिए पहले भी लड़ करके समाधान कराने, और ये कोई भी चुनी हुई सरकार हो, का पहला कर्तव्य है लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाना। कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, उसका सबसे पहला काम है लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाना, शिक्षा, चिकित्सा, इनकी व्यवस्था करना सरकार का काम है। प्रतिपक्ष का काम है निश्चित रूप से उन समस्याओं को सरकार के सामने रखना। अगर सरकार नहीं मानती तो जनता को साथ लेकर के सरकार को बाध्य करना। और मैं समझता हूँ इसमें अमराराम और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जितने सक्षम है और कोई दल नहीं है। अमराराम जी, दशकों से राजनीति कर रहे हैं आप, दशकों से राजनीति कर रहे हैं, कई बार 4 बार विधायक बने हैं, सरपंच बने हैं, अब सांसद बने हैं। दशकों की राजनीति करने के बाद शेखावाटी में पानी, बिजली, रोजगार जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं आप। तो अब आप सांसद बनकर रातों रात तो वो बुनियादी समस्याएं जो है उनको नहीं मिटा सकते? नहीं, समस्याएं सरकार के द्वारा ही है। आज जो बिजली कटौती का दंश राजस्थान की जनता ने भोगा है, जबकि 14,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है और 29 से 30,000 मेगावाट बिजली राजस्थान की धरती पे बनती है, तो ये तो अराजकता राजस्थान की सरकार की है। जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स जो बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा का करते हैं, जो देश में 29 राज्यों में सर्वाधिक हो रहा है। आप देखिए, करीब 18 से 20,000 मेगावाट बिजली आज बन रही है, लेकिन वो बिजली राजस्थान से बाहर अपने मुनाफे के लिए महंगे दामों पर बेच रही है। मेरा कहना है कि राजस्थान की सरकार जो राजस्थान की धरती पे बिजली बनती है, पहले राजस्थान की आम जनता की बिजली की मांग को पूर्ति करे, फिर जितनी बस्ती है वो देश के किसी कोने में बेचे, राजस्थानी को के लोगों को कोई एतराज नहीं है। लेकिन राजस्थान की जमीन पे बनेगी, राजस्थान के टैक्स की छूट लेगी, और वो अब केवल अपना मुनाफा देखेगी। राजस्थान की जनता, 8 करोड़ जनता का हित नहीं देखेगी। ये सरकार का काम है। सरकार उनको इजाजत दे रही है कि वो राजस्थान से बाहर बिजली बेचें, जबकि राजस्थान के आम जनता की बिजली की मांग पूर्ति हो, बाद में कोई शेष बचती है तो कंपनी। अमराराम जी, जब आप राजस्थान की बात करते हैं, कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं अमराराम जी, सीकर जिले से हमारे साथ अपने लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जहां से वो सांसद चुनकर इस वक्त देश की संसद में पहुंचे हैं और सांसद बनकर विपक्ष में रहकर वो बुनियादी जरूरतें अपने लोकसभा क्षेत्र की पूरी करना चाहते हैं। बतौर सांसद उनका जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा कर रहे थे। अमराराम राजस्थान में सीपीआईएम के अकेले सांसद हैं और ये दूसरी बार हुआ है कि राजस्थान से कोई नेता सांसद बना है। इससे पहले बीकानेर से सीपीआईएम से एक सांसद चुनकर गए थे। राजस्थान में सीपीआईएम का शेखावाटी के सीकर जिले में एक अपना इतिहास है। यहाँ पर एसएफआई जो उनकी यूथ ब्रिगेड है, वहां भी वो भी काफी जो है वो एक्टिव रही और उसके बाद उन्होंने अमराराम खुद भी कल्याण कॉलेज सीकर जो है वहां से छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। वहां से लेकर छात्र संघ के अध्यक्ष से लेकर लोकसभा सांसद के रूप में उनकी इस पूरी राजनीतिक यात्रा को हम समझ रहे थे और वो जिस तरह से एक-एक करके अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं, उसमें हम ये भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अब विपक्ष में रहकर आने वाले समय में जो राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं, सीकर जिले से ही जुड़ा हुआ है झुंझुनू शेखावाटी का एक इलाका, जहां पर भी
विधानसभा का उपचुनाव भी होना है और इसके साथ-साथ आने वाले समय में पंचायतों के और नगर निगमों के चुनाव होने हैं। उनको लेकर सीपीआईएम और कांग्रेस किस तरह से अपनी रणनीति बनाएगी, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीपीआईएम के अमराराम की राजनीतिक यात्रा जो है वो काफ़ी संघर्ष वाली है और पूरे अपने जीवन लंबा संघर्ष करने के बाद अमराराम आवाज जी जो है वो संसद पहुँचे। अमराराम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? अमराराम जी बोलो, किसानों के आवाज नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और टेक्निकली तुलनात्मक रूप से हम स्पीकर से उनसे बात कर रहे हैं, तो तुलनात्मक रूप से तकनीकी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। काफ़ी जो कि स्वाभाविक है क्योंकि वो तो किसानों के ज़मीन पर आंदोलन करने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाए। आज टेक्निकली सब लीडर्स की एक तरह से मजबूरी और ज़रूरत है कि वो अपने आप को स्ट्रेंथन करें और अमराराम जी भी प्रयास कर रहे हैं लगातार ऐसे कि वो टेक्निकली खुद को स्ट्रेंथन करें। हम सुबह से उनके प्रयासों को देख भी रहे हैं। तो अमराराम जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी। जी, तो अभी अमराराम जी ज़रा ये बताइए आप हम ठीक से आपको देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं और कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दर्शक भी हमारे जो आपको देख रहे हैं, आपकी लंबी संघर्ष की यात्रा है। लेकिन अमराराम जी क्या कारण रहा कि सीकर जिले में और सीकर जिले के बाहर भी आपके विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा आगे कोई बहुत आप सीपीआईएम को विस्तार नहीं दे पाए? पार्टी आपके एक नेतृत्व, आपके एक नेता से कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। नहीं, ऐसा है, मारवाड़ी में कहावत है, बोले जी की खाए बादरी पी की बजावा आदरी। जब भारतीय जनता हुँ। पार्टी अंबानी अडानी के पैसे से चुनाव लड़ती है तो जीतने के बाद उनको ही माला माल करने का काम करती है। तो ऐसा चुनाव और ऐसी पार्टी जो बड़ी बड़ी कंपनियों की सेवा करे, अमराराम वो राजनीति नहीं करना चाहता। हारे जीते, सरकार बने न बने, सवाल है इस देश में जो कुछ भी पैदा किया है, देश के मेहनत ने पैदा किया है, सड़क से लेके, सुई से लेके, हवाई जहाज तक, रोटी से लेके दूध तक, लेकिन उसको फायदा नहीं मिल रहा। ये जो व्यवस्था है कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है, तमाम उत्पादन के साधन है वो तमाम कुछ मुट्ठी भर 10% लोगों के हाथ में है। वो पूरी मेहनत को लूट कर अपनी तिजोरी में अमराराम बंद। जी, अमराराम जी, अमराराम जी, बीजेपी तो 10 साल से केंद्र के शासन में है, उससे पहले 4 साल वाजपेयी जी की सरकार थी। लंबे समय तो कांग्रेस ने शासन किया है, आपने कांग्रेस को भी कई बार सपोर्ट भी दिया है अलग-अलग मौके पर, आज भी आप कांग्रेस के साथ हैं। मेरा सवाल ये है कि सीपीआईएम आप राजस्थान में और शेखावाटी में सिर्फ अपनी विधानसभा क्षेत्र से बाहर विस्तार नहीं दे पाए, बढ़ा नहीं पाए आप। सीपीएम की ताकत अपनी पार्टी की, क्या कारण मानते हैं? सीपीएम से किसान और नेता लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं या फिर आपके प्रयास आपके विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहे या पार्टी का ध्यान राजस्थान में नहीं रहा? ऐसा है कि मैं एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, 3 दफे धोद से और चौथी दफे दातारामगढ़ से जीता हूँ। हाँ। और धोद को जब रिजर्व कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी अमराराम जीतेगा, फिर भी अरबपति को हरा करके एक बीपीएल अमराराम जीत के गया। और आपके मीडिया ने रिजल्ट के बाद में कहा था झूंपड़ी से निकला विधायक। इसलिए अमराराम ही नहीं है, अभी पिछली बार भादरा और डूंगरगढ़ बीकानेर से विधायक थे। और ये अमराराम ही है जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में लगातार 4 दफे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हरा करके राजस्थान की विधानसभा में गया है। हाँ, ये बात आपकी अलग है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के पैसे से चुनाव लड़ते हैं, मैं समझता हूँ इस चुनाव में भी जितना जनता ने दिया उतना मैंने लगाया है। जितना इस लोकसभा चुनाव में जो पैसा जनता ने दिया और वो पैसा जितना लगा है, जनता ने लगाया है, वो एक एक विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उससे 10 गुना पैसा लगाते हैं। तो आप बताइए, जो पैसे के जीत के आते हैं तो वो पैसा कमाने की बात करेंगे, पैसा जहाँ से लेकर के चुनाव लड़ा है उनको फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। तो
तो ऐसी जीत से, ऐसी सरकार से मैं समझता हूँ जनता का भला नहीं होने वाला है। सरकारें चलती रही हैं, चलती रहेगी। बाकी जहाँ तक आपने कहा कांग्रेस, तो कांग्रेस जब सत्ता में थी, मैं ये कह सकता हूँ चाहे अटल बिहारी है चाहे कांग्रेस है, इस तरह से नग्गई रूप से बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार उनके हवाले अटल बिहारी ने भी नहीं की। एक दफा नहीं, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे। कांग्रेस 50 साल तक एक छत्र राज किया है, निश्चित रूप से बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम किया है, लेकिन जिस तरह से नग्गई रूप से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, वैसा किसी देश की किसी सरकार ने नहीं किया। वो सरकारें भी मैं मानता हूँ कि वो आम मेहनतकश की सरकारें नहीं थी, लेकिन खुले रूप से ये देश का प्रधानमंत्री कहे कि अंबानी और अडानी के साथ फोटो खिंचाने में मुझे गर्व है, शायद उससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के रहे हैं, जनता पार्टी के रहे हैं, लोक दल के रहे हैं, चंद्रशेखर, चरण सिंह, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ फोटो खिंचाने से मुझे गर्व है। और वो गर्व इसलिए है कि वो सरकार ही उनके द्वारा लाई गई है। लेकिन अमरा राम जी, आपको नहीं लगता कि इस देश की उन्नति और प्रगति में उद्योगपतियों की भी बड़ी भूमिका है? और अगर ऐसे में उद्योगपतियों के साथ फोटो या उद्योगपतियों के साथ, ऐसा है, भूमिका लूटने की है। मेरा मानना है कि 1% जितने भी अमीर जो लूट के हुए हैं, उनकी संपत्ति इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए लगा दी जाए तो कोई समस्या नहीं रहेगी। न भूख की रहेगी, न गरीबी की रहेगी, न अशिक्षा की रहेगी। ये इनका विकास में नहीं, ये लूट में हिस्सा है। जी आज है, हमसे 2 साल बाद में चीन आजाद हुआ है, वो दुनिया की महाशक्ति है, और हम 2 साल बाद में हुए, उनसे ज्यादा ज्ञान है, उनसे ज्यादा कृषि भूमि है, शारीरिक और मानसिक क्षमता उनसे। चीन तो अफीमचियों का देश कहलाता था। हम 47 में आजाद हुए, 49 में आजाद हुए। इन नीतियों के कारण आज वो पूरी दुनिया में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, और हम अमेरिका के सामने हाथ फैला के खड़े हैं, हमें वो कुछ मदद करे। तो ये हो सकता है आप इसको मानती हैं कि विकास में योगदान, विकास नहीं, विकास के संसाधनों पे उनका कब्जा है, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता। जी अमरा राम जी, हमारे मानने और नहीं मानने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो तथ्यों पर आधारित है। तथ्य क्या कहते हैं? हमारे कुछ दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उसमें अभिषेक जाखड़ हैं, वो कहते हैं एमपी साहब अमरा राम जी आपको सैल्यूट कर रहे हैं और अमरा राम जी को सलाम कर रहे हैं। सीएल बाजिया साहब है। और जो हमारे फेसबुक पे कार्यक्रम देख रहे हैं, उसमें हरिशंकर मांडिया जी हैं, वो भी जय जवान जय किसान का नारा दे रहे हैं आपके समर्थन में। अब बात ये अमरा राम जी की, जय जवान जय किसान की जब भी बात होती है, किसानों के मुद्दों पर केंद्र सरकार की जो भी रीति और नीति रही, उसी की वजह से पूरे देश में केंद्र सरकार को किसानों ने एक सबक सिखाया और आज भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। एनडीए की सरकार है, एनडीए को बहुमत है, लेकिन बीजेपी बहुमत से दूर रही। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी अगर हम बात करें तो मुकेश अंबानी तो अपने बेटे की शादी का आमंत्रण देने उन्हें भी पहुंचे। मुकेश अंबानी जब राहुल गांधी के घर पहुंचे तो ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्हें मिले बिना उन्होंने लौटा दिया हो वापस, वो मिले नहीं हो उनसे। तो उद्योगपतियों का वास्ता सरकारों से काम की वजह से हमेशा से रहा है। इस वक्त इस मुद्दे को जितनी ज्यादा हवा विपक्ष के द्वारा दी जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि शायद उद्योगपतियों से सरकारों का रिश्ता पहली बार ऐसा है, या जिस तरह से इस मुद्दे पर विपक्ष ने आक्रामक अंदाज दिखाए हैं। अमरा राम जो कि बीजेपी को हराया, सीकर में सुमिधानंद सरस्वती जो कि सांसद 2 बार के थे, उनको हराया। और सुमिधानंद सरस्वती के लिए बाकायदा अमरा राम जी, आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव में एक नारा चलाया था, अमरा राम को संसद पहुंचाना है, बाबा को हरियाणा। तो सुमिधानंद जी को हरियाणा पहुंचा दिया क्या आपने? ऐसा है, पूछ ही जाएंगे। ऐसा है कि
अमराराम की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो 47 पार्टियों के साथ गठबंधन बनाए हुए है। केवल सीपीएम और कांग्रेस का ही गठबंधन नहीं है, सामने वालों के पास तो इंडिया के पास तो 26 दल है, उनके पास तो 48 दल हैं। 10 दल तो वो हैं जिनका कोई सांसद ही नहीं है, जिनका कोई एमएलए भी नहीं है। इसलिए ये कहना कि केवल कांग्रेस और सीपीएम ने मिलकर के बाबा जी को, निश्चित रूप से जनता हराती है, लोगों के बीच में बात रखने का सवाल है, बाकी तो जनता हराती है, जनता जिताती है। बाबा अब जी जो उपचुनाव होंगे अमराराम जी, उन उपचुनावों में आप कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे? जैसे झुंझुनू में चुनाव है, तो वहां पर आप मदद करेंगे कांग्रेस पार्टी की? हैं, वो झुंझुनू तो के चुनाव में आप बैठ के तय करेंगे जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। अभी तो चुनाव डिक्लेयर नहीं है, चुनाव होगा, मीटिंग होगी, सब बैठ करके बात होगी, कौन लड़ेगा, क्या कैसे लड़ेंगे। लेकिन ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तमाम इंडिया गठबंधन के दल साथ मिलकर के ये भी चुनाव लड़ा है, और उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं कि 37 और 37 वाला राज कर रहा था, और बाकी बैठे हुए देख रहे थे जिनको अपोजिशन का दल का दर्जा भी नहीं मिला था। अभी जो रिजल्ट है आपके सामने। जी, अमराराम जी, रिजल्ट जब हम देखते हैं सीकर लोकसभा क्षेत्र के, आपने खुद भी जिक्र किया, बड़ी संख्या में यहाँ बाहर से लोग आए, चुनाव जीत कर चले गए। क्या कारण रहा कि सीकर की सरजमी पे इतने समझदार, राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों ने बाहरी लोगों को इतनी जगह दी, दिल में बैठाया और लोकसभा तक अपना प्रतिनिधि बनाया? ऐसा है कि बाकी तो कोई आया तो कोई राष्ट्रीय नेता था। अभी जिन स्वामी जी की आप बात कर रहे हैं वो तो कभी पंच भी नहीं रहे, वो तो यहाँ गाय चराने के लिए मठ में रखा था, और वो 2 दफे सांसद हो गए। और आप अंदाजा कीजिए, तो शेखावाटी सबसे ज्यादा सैनिक देती है, दुश्मन की सेना से युद्ध होता है, सबसे ज्यादा शहीद देती है, उनके खिलाफ, जवानों के खिलाफ अग्निवीर लाई गई, किसानों के खिलाफ काला कानून लाया गया, और हमारे सांसद जो 25 जीत के गए थे भारतीय जनता पार्टी पे, उन्होंने एक शब्द खड़े होकर नहीं कहा। विरोध में कह देते, सरकार नहीं मानती तो बात समझ में आती है। उन तमाम 11 सांसदों को धूल वही शेखावाटी और यहाँ से लेके भरतपुर तक चटाने का काम किया है, जो अंग्रेजों के और राजशाही को लूट के खिलाफ लड़ते थे, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद, चाहे कोई सरकार रही हो, किसी भी दल की सरकार रही हो, उसने जनता को लूटने की कोशिश की है। तो निश्चित रूप से जंग हुआ है, चाहे उसमें शहादत हुई हो, चाहे वो बादरे की लेवी हो, गोपालगढ़ में गोलियां चली थी और किसान शहीद हुए थे, चाहे पानी का सवाल हो, राजस्थान नहर में जब पानी काटा सरकार ने तो लोगों ने जंग लड़ी और 8 किसानों ने शहादत देने का काम किया है। और जब शोषित पीड़ित के सम्मान को छीना जा रहा था, जब भी 2 अप्रैल 2018 को जंग हुई और उसमें भी दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसलिए वो शहादत अपने हक के लिए भी देते हैं और देश की सुरक्षा के लिए भी देते हैं। और ऐसे कानून देश की संसद में बने, और राजस्थान के 25 भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके पक्ष में हाथ उठाने का काम किया, एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं बोलने का काम किया। ये सबसे बड़ा गुस्सा यहाँ की जनता में है, और उसका रिजल्ट के रूप में लोकसभा चुनाव 2018 है, जी, 24 24 का चुनाव। अमराराम जी, आप देखते हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको कई बार लोकसभा के चुनाव में हराया, आज आप उसी कांग्रेस पार्टी के वर्कर के कामों को कर रहे हैं, क्योंकि अब आप उनके प्रतिनिधि भी हो गए हैं। तो ऐसे में जब आप सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी का वर्कर काम के लिए आपके पास आता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी तुलनात्मक रूप से कमजोर हुई है शेखावाटी में? है, नहीं कमजोर कांग्रेस होने का पार्टी सवाल ही नहीं। भाई ऐसा है मीना जी, जब कांग्रेस और सीपीएम अलग अलग लड़ रही थी तो कोई संसद नहीं पूछा है। अभी तो इस जनता की बात करने वाले 11 लोग संसद में गए हैं ना, ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस ने कोई गलतियां की तो उसका सजा उसने भोग ली। अब हमेशा तो वो सजा किसी भी
गलती के लिए सजा एक होगी, एक गलती के लिए 3 सजा तो नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी तो गलती पे गलती कर रही है। आज भी वो कह रही है कि अग्निवीर चलेगी, आज भी वो कह रही है किसान को एमएसपी देंगे तो देश कंगाल हो जाएगा। 10 रुपए वाला लहसुन 300 रुपए में बेचती है कंपनियां, तो देश विकास करता है। और किसान को भाव मिल जाए तो देश देश गर्त में चला जाएगा। 5 रुपए वाला किसान का प्याज 50 रुपए में बेचते हैं तो देश विकास करता है। और किसान को भाव की बात करें तो देश का विनाश हो जाता है। ये कैसी न्याय है? मतलब किसान का दूध भी उसी भाव है और अमीर का बोतल में पानी बंद कर दे तो भी भाव है। दूध और पानी एक भाव बिक रहा है, ये न्याय है? आजादी के 75 साल बाद कितना मुश्किल से दूध पैदा होता है, दूध और पानी एक भाव बिक रहा है, कैसी न्याय तो है? अमराराम जी, इसका मतलब आप गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं सीकर में, शेखावाटी में, क्योंकि उनका घर भी है, वो उनका गृह जिला भी है। भाई हम जनता को मजबूत कर रहे हैं, न सीपीएम को मजबूत कर रहे हैं, न कांग्रेस को। हम जनता को मजबूत कर रहे हैं कि वो अपने हक और अधिकारों के लिए खड़ी हो और सरकारों से दो दो हाथ करके अपना हक लेने का ताकत पैदा करें। और वो तो जब ताकत आप ये कहते हैं, कांग्रेस भी आप मजबूत जब ये होगी कहते हैं तो अमराराम जी कि आप जनता को मजबूत कर रहे हैं, तो जनता तो चुनाव में अपना नेता ढूंढती है। अमराराम के बाद सीपीएम का नेता कौन पूरे शेखावाटी में? आपने कितने अपने आसपास आपके जैसे मजबूत नेता तैयार किए, ये भी तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। या आपको लगता है अपनी जिम्मेदारी पार्टी के लिए, जिस पार्टी ने आपको विधायक बनाया, सांसद बनाया? तो निश्चित रूप से बनेंगे। ऐसा है, देखो ये जनता अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ती है तो नेता भी पैदा करती है और अपना हक लेना भी जानती है। किसी से हक मांगने से कोई नहीं देता है, छीनने से देता है। अंग्रेज कोई विनती करने से बाहर नहीं गए देश छोड़ के। यहाँ के लोगों ने जब बलिदान दिया है, जब अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए हैं, 200 साल तक जो लड़े हैं, आप अंदाजा कीजिए कि 15 अगस्त 47 को कोई अंग्रेजों के खिलाफ बहुमत वोट तो नहीं पड़ गया था। ये तो नहीं है कि जीत के लोग आ गए थे फिर राजा नवाब अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे। सॉरी। अमराराम जी, आपको लगता है कि अब आपके चुनाव जीतने से, लोकसभा सांसद बनने से, स्थानीय व्यक्ति को जनता द्वारा अहमियत देने से सीकर जिले में और सीकर लोकसभा क्षेत्र में बाहरी लोगों के लिए अब सीकर की जनता के जहन में जगह तुलनात्मक रूप से कम हुई है? स्थानीय जनप्रतिनिधि के लोकसभा चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा हुई है? ऐसा मैं ये कह सकता हूँ, गारंटी तो जनता देगी, लेकिन अभी कोई बाहरी आदमी आकर के यहाँ का प्रतिनिधि बनना चाहेगा तो मैं समझता हूँ असंभव। क्योंकि जो जिस जमीन में पैदा होके बड़ा होगा वो उनकी समस्याओं को जितना अच्छी तरह से जानेगा वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जान सकता। और ये पहले चुनाव से ही शुरू हो गया था और मैं समझता हूँ ठीक है वो तो इसी तरह से। लेकिन आज राजस्थान की और सीकर और राजस्थान को बना रहे हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जब 84 में पंजाब में चुनाव नहीं हो रहे थे, बलराम जाखड़, बूटा सिंह बहुत से नेता आए तो बड़ा विरोध करते थे। और आज 25 में से 3 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के लोगों के दी हुई है, जिसमें से 2 तो हार गए, सवाई माधोपुर और सीकर, केवल एक अलवर जीत पाया। तो 25 में से 3 आज दे रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। और 84 में अगर कांग्रेस यहाँ से देती थी तो बहुत बुरी बात थी। तो ये दोहरे तो अच्छी कौन सी है? अच्छी कौन सी है? कांग्रेस वाली थी या आज वाली है? भाई ऐसा है कि उस समय तो कांग्रेस, पंजाब में चुनाव नहीं हो रहा था, नहीं है क्या? पंजाब में 84 का लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था क्योंकि आतंकवाद का था, साया था। ऐसे लोग, इसलिए बूटा सिंह गृह मंत्री था, आप स्पीकर थे, यहाँ के लड़े। बात समझ में आती है कि वहाँ चुनाव नहीं हो रहे। जैसे कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहे। मतलब इस शासन में देखिए आप कि लोकसभा का वोट तो पड़ता है जब तो शांति नहीं होती है, लेकिन विधानसभा कश्मीर का वोट पड़ता है तो शांति होती है। तो ये
भारतीय जनता पार्टी जब कह रही थी कि बहुत गलत काम हो रहा है, और आज कह रही है हरियाणा के लोगों को यहाँ से लड़ाती है, तो कहते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये अमरनाथ कैसे? जी, क्या वजह मानते हैं आप बीजेपी को हरियाणा के लोगों को यहाँ लाना पड़ा? सीकर में बीजेपी के पास वाकई में जनप्रतिनिधियों की किल्लत है क्या? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल पूछिए कि वो क्यों नहीं, बाहर आप भी तो देखते होंगे, आप भी तो देखते होंगे कि आपको कंपटीशन देने वाले नेता पार्टी के पास थे नहीं, इसलिए मैं बाहर से लाना पड़ा। ये नहीं कहता कि किसी को भी कोई देश में बाहर या अंदर का सवाल है कि वहाँ के लोग, मान लो पंजाब में चुनाव नहीं हो रहे थे तो बात समझ में आती थी कि वहाँ के जो नेता हैं, गृह मंत्री के स्ट्रक्चर के कांग्रेस के नेता हैं, वो कहीं न कहीं से तो चुनाव दूसरी जगह से लड़ेंगे जहाँ चुनाव हो रहा है। लेकिन अब तो कोई पंजाब में कश्मीर के लोगों को नहीं लड़ाया, कश्मीर में भी चुनाव हो रहा था, देश में ऐसा कोई राज्य नहीं था। तो आपके 543 कहने का मतलब ये है, आपके कहने का मतलब ये है कि शेखावाटी के नेताओं को अब अपने लिए उम्मीदें बढ़ा लेनी चाहिए। आपके लोकसभा क्षेत्र में पहुंचने से अब शेखावाटी के लोगों की, स्थानीय लोगों की उम्मीदें ज्यादा मजबूत हो जानी चाहिए। उनके लिए जमीन आपने मजबूत कर दी है। बिल्कुल, आप देखेंगे ना, सवाई माधोपुर सीकर दो दफे जीते हुए थे 14 और 19 में, उनको हराया है और यहाँ के बेटों को जिताया है। तो निश्चित रूप से लोगों में इस बात की जागृति आई है कि हमारे बीच से पैदा हुआ आदमी अगर जाएगा तो जनता ये समझती है कि वो बात ज्यादा बेहतर तरीके से उठा सकता है। मैं समझता हूँ वाकई में यहाँ से जन्मा हुआ होता तो अग्निवीर और काले कानूनों के खिलाफ निश्चित रूप से वो आवाज उठाता, चाहे मोदी सरकार माने या नहीं माने, लेकिन कम से कम आवाज तो उठाता। ये एहसास तो करते कि ये यहाँ की जनता की, क्योंकि मोदी जी वही कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं उम्मीदवार को मत देखिए, मोदी जी को देखिए। तो मोदी जी तो 543 में से एक सीट से तो मोदी वाराणसी से है, लेकिन 542 सीटों की समस्या कौन उठाएगा देश की संसद में? तो मोदी जी तो इसी ट्रैक पे जा रहे हैं कि आप उम्मीदवार मत देखिए, आप मोदी को देखिए, आप केवल फूल को देखिए, उम्मीदवार को मत देखिए। तो उस संसदीय प्रणाली हमने इसलिए एक्सेप्ट की थी कि इस देश में भिन्न भिन्न संस्कृति, रहन सहन, आब हवा अलग अलग है और वहाँ की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए हमने संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली नहीं अपनाई है, राष्ट्रपति प्रणाली नहीं अपनाई है। इसलिए अपनाई है कि 17 तो भाषाएं हैं, 17 तरह की, सैकड़ों तरह की संस्कृतियां हैं, तो उनकी रिफ्लेक्शन कैसे होगा? जी अगर मोदी, मैं समझता हूँ 543 संसदीय क्षेत्रों की आवाज बन जाए तो ये दिन उनको देखने नहीं पड़ते। जो कहते थे जी मजबूत सरकार, मजबूर सरकार नहीं, मजबूत सरकार, अब मजबूर सरकार चला रहे हैं। अब उनको बहुमत नहीं है, 240 है वो, लेकिन राज्य सरकार में चला रहे हैं, मजबूर सरकार अब क्यों चला रहे हैं? देना इस्तीफा। एनडीए की सरकार है, इस्तीफा विपक्ष अभी मांगने की स्थिति में नहीं है। मांगने की स्थिति में होगा तब विपक्ष इस्तीफा भी मांग लेगा। अभी तो एनडीए की सर, जब वो अभी तो कहेंगे कि एनडीए की सरकार है और आप विपक्ष में रहकर मुद्दों को उठाइए। अमराराम जी, आप इतने सारे चुनाव जब हारे तो कभी ऐसा भी जीवन में आया क्या कि आपको लगा कि नहीं, राजनीति आपके लायक नहीं है, छोड़ देनी चाहिए? नहीं, ऐसा है, मेरे लिए चुनाव नहीं लड़ता, इसलिए जीतने पे बहुत बड़ा कोई मुझे वो नहीं होता, बहुत बड़ी खुशी नहीं होती, और हारने पे कोई बड़ा गम नहीं होता, क्योंकि मैं उस जनता के लिए जिनके लिए संघर्ष करता हूँ उनके लिए चुनाव लड़ता हूँ। जी। जीत भी उनके लिए और है, हार भी उनके लिए है। तो जी, हार जो अपमान भी कार्यक्रम, उसी तरह से सब पूरी जनता की होती है। बिल्कुल, तो जनता जो कार्यक्रम को देख रही है उसमें कामरेड बुद्धा राम जी हैं, वो भी आपको नमस्ते कह रहे हैं, जय जवान जय किसान। और नमस्ते आपके सभी को। कैलाश कैलाश लुम्बा जी हैं, वो भी लाल सलाम कह रहे हैं आपको। तो ये जो कामरेड बुद्धाराम और कैलाश जी, कुछ जी, दर्शक हमारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर जो कार्यक्रम देख रहे हैं, उसमें मैंने अभिषेक जाखड़ का आपको पहले बताया और हम चाहते थे कि आपके और भी बहुत बड़े जो आपके लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, वो आपसे सवाल करें, ताकि आप उनके, वैसे तो आप जनता के बीच में रहते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो दरअसल आप तक पहुँच नहीं पाते हैं, उनकी भावनाएँ भी आप तक पहुँचती तो और बेहतर जी, होता। अब एक आखिरी तो सवाल लूँगी। स्वागत
स्वागत है। एक कोई आखिरी सवाल? सवाल लूंगी जी। अभी तो आपको सब आपकी टीम के लोग आपको एक तरह से लाल सलाम कर रहे हैं, सवाल पूछने वाले लोग उतने नहीं है। तो सीकर की शान सांसद अमरा राम जी आपकी तारीफ में जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अमरा राम जी, बात ये कि अब राज्य में भजनलाल जी की सरकार है, 6 महीने हो गए हैं। आपके यहाँ पर भी, आपके लोकसभा क्षेत्र में भी उसका कामों का असर दिख रहा होगा। कैसा काम कर रही है सरकार? नहीं, सरकार नाम की चीज है ही नहीं। अब आप देखिए, बिजली पैदा राजस्थान में हो रही है और सबसे बड़ी कटौती राजस्थान में हो रही है। राजस्थान में पहला ये गर्मी का मौसम है जिसमें लोग पानी के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं। कोई कंटीजेंसी नहीं है, कोई पैसा नहीं है जिले में। मतलब आपकी पंप का मोटर खराब हो गया तो अधिकारी के पास इतना पैसा नहीं है कि उसको रिपेयर करा के वापस रखवा दे। हैंड पंप के लिए बोल्टू नहीं है उसके पास। ये पहली सरकार है जो गर्मी में जिस तरह से त्राईमान पेयजल के लिए और बिजली कटौती भोगी है। क्योंकि जब बिजली नहीं थी गांव में तो नेचुरली आदि नहीं थे। आज की तारीख में शहर हो गांव हो, आप अंदाजा कीजिए पूरी रात में 9 बजे से लेके 2 बजे तक बिजली कटेगी। तो आप खुद अंदाजा कीजिए आपके घर में कटेगी 6 घंटे और आपके अगर मासूम बच्चा है क्या हालत बनेगी। बिजली होते हुए, बिजली नहीं हो बात समझ में आती है। बिजली नहीं थी जब लोग गाँव में जीवन बिताते थे, आदि नहीं थे। अब मोबाइल नहीं और थे। ये तो सरकार की बात हुई कि सरकार काम नहीं कर रही है। विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और तमाम गठबंधन इंडिया ब्लॉक के जितने हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं सरकार को जगाने के लिए? हमने कलेक्ट्रेट का सीकर को जाम कर दिया, नीम का थाना को जाम कर दिया और तमाम एएन ऑफिस है उनको जाम किया है। और अभी ये चाहे कि बिल्कुल ही जाम हो जाए। हम तो अभी सरकार को, अभी विधानसभा चल रही है, लोग उसके पास रखेंगे, सरकार व्यवस्था करे। मुख्यमंत्री जाकर के पंप हाउस को देख रहा है, उसको तो आदेश देना है कि ये काम होना चाहिए, बिजली नहीं कटनी चाहिए। आदेश देते हैं और आदेश ऑफिस से बाहर नहीं निकलता। मतलब इतना कमजोर मुख्यमंत्री मैंने 40 साल में कभी नहीं देखा है। क्या कारण मानते हैं आप मतलब उनके कमजोर मुख्यमंत्री होने के? क्या कारण मानते हैं अमरा राम जी? एक्सपीरियंस नहीं है। कोई नहीं कराता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आप भी पहली बार के सांसद हैं, आप ये बात किस अधिकार से कह रहे हैं? पहली बार का सांसद हूँ, लेकिन 4 दफे मैं राजस्थान की विधानसभा में रहा हूँ और मैं पहली बार तिरानों में गया। आपको पता है, पहली बार किसी थाने में किसी निर्दोष की पीट के हत्या की थी और हमने इस बात को इस तरह से रखा, भैरव सिंह को विधानसभा के अंदर घोषणा करनी पड़ी कि जिस भी थाने में किसी भी फरियादी की या मुलजिम की हत्या हो जाएगी तो पूरा थाना बदलेगा। ऑर्डर कर दिया और आज तक भी किसी भी थाने में किसी भी की मृत्यु हो जाती है तो पूरा थाना बदलता है। ये तो आदेश। अमरा राम जी, जब आप ये कहते हैं अनुभव नहीं है, तो सिर्फ यही कारण कि मुख्यमंत्री पहली बार के विधायक हैं और ये पूरा एक नैरेटिव बनाने की जो कोशिश है, वाकई पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए क्या? नहीं, पहली बार अगर एक्सपीरियंस होल्डर आपके पास नहीं है, देखो पहली बार ही कोई पार्टी जीत के आएगी तो पहली बार वाला मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 6 दफे मुख्यमंत्री बना चुकी है, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है। किसी ए व्यक्ति को आप नहीं बनाना चाहते तो बी को बना दीजिए, सी को बना दीजिए, जिसको प्रशासनिक आपके हिसाब से सबसे उपयुक्त व्यक्ति मुख्यमंत्री के लिए कौन था बीजेपी में? वो उनकी पार्टी को तय करना है, मुझे नहीं तय करना। मैं तो पार्टी ने जो तय किया वो तो आपको पसंद नहीं आ रहा ना? ऐसा है, सरकार चलाना मुख्यमंत्री का काम होता है। मुख्यमंत्री, उनको बहुमत मिला है, वो किसको बनाए उनका लोगो है। लेकिन मैं समझता हूँ जो कभी किसी प्रशासनिक पद पे नहीं रहा हो, ब्यूरोक्रेसी है ना, ये घोड़े है ना, ये सवार को देख के सवारी देते हैं। जी जी जी। तो कुछ और दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपके समर्थक हैं, वो भी सुरेश थालोड़ हैं, वो आपको लाल सलाम कह रहे हैं।
और कैलाश लांबा जी हैं, वो बोल रहे हैं ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म बाकी है अमरा राम जी की। कौन सी फिल्म आप दिखाने वाले हैं ज़रूर बताइएगा। राजेंद्र कुमार हैं, वो बोल रहे हैं देश के किसानों की आन बान शान के प्रतीक हैं हमारे एमपी साहब। तो कौन सी फिल्म बाकी है, बस ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे अमरा राम जी। फिल्म यही बाकी है, सरकार ने जो कुशासन में जो निर्णय किए हैं उनके खिलाफ संघर्ष होगा, सड़क पे भी होगा और संसद में भी होगा और सरकारों को मजबूर करेंगे। जी, गौतम केडिया हैं, गौतम केडिया वो लिख रहे हैं लाल सलाम, वो पलसाना से हैं। अनिल कपूर हैं, वो भी आपको लाल सलाम कह रहे हैं। आपको आपकी एक जो पूरी एक तरह से आपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जो आपके समर्थक हैं, जिस तरह से रावड़ा गढ़साना से लेके अमरूदों के बाग तक लड़े हैं, जिस तरह से 13 महीने दिल्ली के मोर्चों पे लड़े हैं, निश्चित रूप से सरकार से दो दो हाथ करेंगे। और तमाम दर्शकों का भी मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो 13 दिन होते 13 महीने जिस तरह से उन्होंने अभूतपूर्व सहयोग इन संघर्षों में किया है, वो संघर्षों में भी करेंगे और हम संसद में भी उसी तरह से संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमरा राम जी, कॉमरेड अमरा राम जी, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। और हमने समझने की कोशिश की कि दरअसल वो लोकसभा में अपने सीकर लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं, राजस्थान की सरकार कैसा काम कर रही है। बहुत सारे सवाल आप लोगों के ज़हन में भी होते हैं, जो लोकसभा क्षेत्र के लोग होते हैं या दूसरे लोकसभा क्षेत्र से आप बैठकर देखते हैं कि अमुक सांसद जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जीवन शैली है, कितना उनका संघर्ष है, क्या वो किस मुकाम तक पहुँचने चाहिए, जहाँ तक पहुँचे हैं वो कितना आसान रहा, कितना मुश्किलों भरा रहा। उनके जीवन के तमाम पहलुओं को जानने के लिए न्यूज़ 24 हमारे राजस्थान के सभी सांसदों से आपको मिलवाने का ये सिलसिला शुरू किया है। आने वाले दिनों में और बाकी सांसदों से भी आपको मिलवाते रहेंगे। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।